साथियों, आक्रमण करो, कोई बचना नहीं चाहिए, तहस महस कर दो पूरे राज्य को। इतना कहकर सेनापति काल मुख्य द्वार से होते हुए अंदर जाने लगा। अपने सेनापति की बात सुनकर कुछ योद्धा दीवारों के सहारे महल के ऊपर चढ़ने लगे और कुछ महल के मुख्य द्वार से होते हुए सेनापति काल के साथ अंदर जाने लगे। जब महल के अंदर लोगों को मुख्य द्वार से घंटे की आवाज सुनाई दी तो महल के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सारे सिपाही अपने अपने शिविर से बाहर निकल आए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चला था कि महल के बाहर कितने लोग मौजूद हैं और किन लोगों ने उन पर हमला किया है। तो वो लोग सेनापति ध्रुव का इंतजार करने लगे। जैसे ही ध्रुव वहां पहुंचा तो उसने कहा, क्या हुआ, किसने हमला किया है महल में? तभी एक सिपाही आगे आकर कहता है, सेनापति, महल के बाहर तैनात हमारे सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बाहर कितनी बड़ी सेना है और ये सेना किसकी है। इतना सुनकर ध्रुव ने कहा, ठीक है, एकजुट होकर हमला करना, तैयार हो जाओ साथियों, वो लोग आते ही होंगे। तभी जैसे ही ध्रुव की और उसके साथियों की नजर महल के मुख्य द्वार पर पड़ी तो लोग देखकर दंग रहे। काल योद्धाओं की इतनी बड़ी सेना को देखकर ध्रुव के सभी सिपाहियों के जैसे कुछ देर के लिए सांप सूंघ गया। सारे सिपाही डर के कारण कांपने लगे और कुछ इतने डरे हुए थे कि अपनी तलवार तक सही से पकड़ नहीं पा रहे थे। कुछ सिपाही अपने पैर पीछे करने लगे। अपने सिपाहियों को डरा सहमा देखकर ध्रुव ने कहा, सिपाहियों, घबराओ मत, जीत हमारी होगी, हमला करो। ये काल योद्धा हमारे महल में घुसकर हमारे अपनों की जान नहीं ले सकते। साथियों, हमला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हर महादेव। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी तलवार निकाली और काल योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगा। अपने सेनापति को काल योद्धाओं से अकेला लड़ता देखकर सभी सिपाहियों का भी मनोबल बढ़ गया और उन लोगों ने भी जोर से हर हर महादेव का नारा लगाया और काल योद्धाओं के योद्धाओं पर टूट पड़े। चारों तरफ काल योद्धा फैल चुके थे। लोग इतने शक्तिशाली और इतने जल्लाद थे कि जो भी उनके सामने आ रहा था, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, वो लोग सबको मारते हुए, उनको चींटियों की तरह मसलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे राजा के शिविर की तरफ। तभी एक सिपाही भागता हुआ ध्रुव के पास आया और कहने लगा, सेनापति, सेनापति, वो लोग महाराज के शिविर की तरफ जा रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए, हम यहाँ संभाल लेंगे, आप जाइए सेनापति। जैसे ही ये बात ध्रुव को पता चली कि काल योद्धा राजा के शिविर की तरफ जा रहे हैं, वो भी राजा के शिविर की तरफ भागने लगा। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने 4 काल योद्धाओं को राजा के शिविर के बाहर खड़ा देखा। ध्रुव ने आओ देखा ना ताओ और वो उन पर चिल्लाते हुए टूट पड़ा, कमीनों, आओ पहले मुझसे मुकाबला करो। अपने शिविर के बाहर राजा प्रशांत को जैसे ही लगा कि कोई बाहर युद्ध कर रहा है, भी जल्दी से अपनी तलवार लेकर शिविर के बाहर आ गया। ध्रुव के साथ मिलकर उन दोनों ने भी काल योद्धाओं की जान ले ली। महल के चारों तरफ लाशों का ढेर देखकर प्रशांत को ये तो अंदाजा हो चुका था कि महल में हमला करने वाले कौन हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। पर फिर भी उसने ध्रुव से पूछा, सेनापति, आखिर बाहर चल क्या रहा, ये कौन लोग हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं? अरे कितनी बड़ी सेना मारी जा चुकी है, कौन है ये लोग, हम पर बिजली की तरह पड़े? प्रशांत की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, महाराज, ये बात सच है, हम पर हमला हुआ है और हमलावर कोई और नहीं, काल योद्धा है। उन लोगों ने महल के बाहर तैनात सारे सिपाहियों की जान ले ली है और अब वो लोग महल के अंदर आ चुके हैं। वो लोग महल के चारों तरफ फैल गए हैं महाराज। महल के चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे पता होता कि काल योद्धा हम पर छुप कर वार करेंगे तो दूसरे राज्य गए हमारे साथियों को मैं बुला लेता, मगर महाराज, इन लोगों ने हमारे सिपाहियों का महल में न होने का फायदा उठाया और हम पर हमला कर दिया। प्रशांत को जैसे ही ये बात पता चली कि महल में काल योद्धाओं ने हमला किया है और उसके पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, उसके पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराया। प्रशांत जानता था कि काल योद्धाओं से बिना तैयारी के लड़ना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। प्रशांत को लड़खड़ाता देखकर ध्रुव ने कहा, महाराज, आप ठीक तो हैं? प्रशांत खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ,
सेनापति जल्दी करो, दोनों युवराजों को लेकर तुम निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। गुप्त रास्ते से बाहर चले जाना और ध्यान रहे उनको सही सलामत तुम रामगढ़ लेके जाओगे। रामगढ़ लेके जाना, वहाँ जाकर राजा आर्य को काल योद्धाओं के हमारे राज्य में हमला करने की बात बताना, से मदद मांगना। तो जाया मत करो सेनापति, निकलो यहाँ से। अपने राजा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, अपने राजा की बात ध्रुव को अच्छी ना लगी। वो तो अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था, मगर राजा उसे युद्ध से दूर भेज रहे थे। ध्रुव ने प्रशांत से कहा, लेकिन महाराज, मैं अपने राज्य को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे ये सही नहीं लगता। मैं यहाँ रुककर आपकी और अपने राज्य की मदद करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मैं अपने राज्य को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। आज काल योद्धाओं की बहुत बड़ी सेना महल में घुस चुकी है। हम मिलकर मुकाबला करेंगे उनका। महाराज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं भी आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। ध्रुव की बातों को सुनकर प्रशांत अपनी बातों को जोर देते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ सेनापति ध्रुव, आदेश दे रहा हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि तुम राज्य के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो दोनों युवराजों को सुरक्षित रामगढ़ ले जाओ, मेरा आदेश है। इतना कहकर प्रशांत जल्दी से अपने दोनों बेटों के पास गया और अपने गले से दोनों तावीजों को निकालकर अपने दोनों बेटों को गले में डाल दिया और कहने लगा, बेटा कुछ भी हो जाए, इसे कभी अपने गले से मत उतारना, इसे कभी अपने से दूर मत करना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और हाँ, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। सेनापति तुम दोनों को लेकर रामगढ़ ले जाएगा। तुम दोनों रामगढ़ जाना और अपने चाचा आर्य के ही रहना जब तक मैं नहीं आता। अब तुम दोनों सेनापति के साथ चले जाओ, महल के गुप्त रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाना। और हाँ, ध्यान रहे, ये ताबीज किसी को दिखाना मत, इसे हमेशा छुपा कर रखना। मुझसे वादा करो कि ताबीज तुम अपने गले से कभी नहीं उतारोगे। प्रशांत की बात सुनकर उसके बेटे भरत ने कहा, पिताजी, आप और माँ हमारे साथ नहीं आओगे? आप भी हमारे साथ चलो। मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता। आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं पिताजी, कैसे तोड़ सकते? ये सुनकर प्रशांत ने कहा, वादा? और मैं अपना कोई वादा नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं तो बस तुम दोनों को सुरक्षित रहने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ बहुत खतरा है, तुम दोनों जाओ। बाद में मैं और तुम्हारी माँ जल्द ही रामगढ़ आएंगे और तुम दोनों को वहाँ से वापस लेकर अपने राज्य आ जाएंगे। देर मत करो, तुम दोनों जल्दी जाओ यहाँ से। सेनापति तुम्हारी हिफाजत करेगा, उसके साथ जाओ। न कहकर प्रशांत ने कहा, तुम दोनों ने मुझसे वादा तो किया ही नहीं, अब जल्दी से मुझसे वादा करो, तुम दोनों ये ताबीज अपने गले से कभी नहीं उतारोगे। करो, वादा करो मुझसे। अपने पिता की पूरी बात सुनकर भरत ये तो समझ गया था कि उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर वो यहाँ रहता है तो युद्ध के दौरान उसके पिता का सारा ध्यान उन दोनों पर ही रहेगा, जिस कारण उनके पिता हो सकता है ये युद्ध हार जाएं। वो अपने पिता की कमज़ोरी नहीं ताकत बनना चाहता था, इसीलिए वो नम आंखों से बोलता है कि ठीक है पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस ताबीज़ को अपने गले से कभी नहीं उतारूँगा और ना ही कभी किसी को दिखाऊँगा। मैं वादा करता हूँ पिताजी। अपने बड़े भाई को ऐसा बोलता देख प्रशांत के छोटे बेटे अर्नब ने भी अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, पिताजी, मैं भी इस ताबीज को हमेशा संभाल कर रखूँगा और किसी को नहीं दिखाऊँगा। अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर प्रशांत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो जानता था कि अगर वो रोया तो उसके दोनों बेटे अंदर से टूट जाएंगे। इसीलिए उसने खुद को संभाला और दोनों बेटों को गले लगाकर कहने लगा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। हमेशा एक साथ रहना, भले ही जिंदगी में सुख हो या दुख, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ साए की तरह रहना, हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करना। याद रहे,
कि दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी कोई न कोई कमजोरी होती है। ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना। ये कहकर प्रशांत वहां से दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर आ गया और सेनापति से कहा, जाओ, देर मत करो, वो लोग आते ही होंगे, उनको सिपाही ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। जाओ, देर मत करो। सेनापति, जाओ, इससे पहले वो लोग यहाँ आ जाएं। तुम दोनों युवराज को लेकर यहाँ से चले जाओ और इनका ख्याल रखना। इनकी सुरक्षा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पर भरोसा है मेरे दोस्त। यह कहकर प्रशांत ध्रुव के गले लग गया और कहने लगा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा मेरे दोस्त। मैं एक राजा की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह तुमसे आज पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। वादा करो, तुम मेरे दोनों बेटों को हमेशा संभाल कर रखोगे, इनका हमेशा ख्याल रखो। तुम मेरे दोनों बेटों पर कभी आंच नहीं आने दो। वादा करो मुझसे मेरे दोस्त। प्रशांत की बात सुनकर ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था ये उसकी और उसके दोस्त की आखिरी मुलाकात है। बोलना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान ला कर कहता है, दोस्त भी कहते हो और शक भी करते हो। ये दोनों मेरे बेटे नहीं हैं क्या? मैं वादा करता हूँ महाराज, आप चिंता ना करें। मैं दोनों युवराज की हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। इन पर किसी भी खतरे को आने से पहले उसे मुझसे टकराना होगा। मैं वादा करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर प्रशांत ने कहा, अब जाओ, वरना वो लोग तुम तक पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखना दोस्त, और मेरे बच्चों का भी। ध्रुव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज आप भी अपना ख्याल रखना। मैं जल्द ही राजा आर्य से मदद लेकर वापस आऊंगा। ये बात दोनों ही जानते हैं कि अब इस जन्म में उनकी दोबारा मुलाकात होना नामुमकिन है, मगर फिर भी एक दूसरे को दिलासा देते हुए दोनों ही मुस्कुरा रहे। प्रशांत खड़े होकर अपने दोनों बेटों और ध्रुव को अपनी नज़रों से दूर जाता देखते रहा, और जैसे ही उसकी नज़रों से उसके बेटे और ध्रुव ओझल हो गए तो उसने अपना शरीर झटकते हुए कहा, चल बेटा प्रशांत, इस जिंदगी को आखिरी बार जी ले। एक योद्धा के लिए युद्ध से बेहतर क्या ही होगा मरने के लिए। चलो देखते हैं कौन मरता है, मैं या सेनापति काल। और इसके आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। अगर तुमको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों के फ़ोन को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा।